हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के रासायनिक बलगत चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है तृतीय कोटि की अभिक्रिया और उसके समाकलित वेग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं ना, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करती है, उसे हम लोग बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर ना, अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करती है, उसे हम लोग बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान देते हैं बच्चों। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करती है, उसे हम लोग बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आगे देखेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है Fe प्लस Br2 और आगे बना रहा है FeBr2। तो इसमें टोटल अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3 अणु ना, एक Fe है और 2 क्या है? Br2 है। ठीक ना, Br यानी ब्रोमीन के 2 अणु और एक आयरन के। तो ये रासायनिक अभिक्रिया तृतीय कोटि की होगी, क्योंकि इसके सांद्रता की बात करेंगे तो इसकी कोटि इसके सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करेगी ना। तो इसकी कोटि की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग का मात्रक होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि वेग का मात्रक एक ही होते हैं। ठीक ना, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि हो या फिर शून्य कोटि ही हो। ठीक ना, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है ना, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है। जबकि वेग स्थिरांक की बात करें बच्चों, तो वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स छूट गया है, सेकेंड इनवर्स से ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स से ज्ञात किया जाता है। देखते हैं बच्चों, मोल प्रति लीटर की पावर n के जगह हम लोग कितना रखेंगे? 3। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया तृतीय कोटि की है, तो n का मान हम लोग क्या रखेंगे? 3। ठीक ना, अब देखिए, 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। तो मोल प्रति लीटर के पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, और -2 पावर करेंगे तो मोल के पावर -2 हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे -2 करेंगे, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक निकल कर आएगा मोल के पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग वेग स्थिरांक के मात्रक की गणना करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बच्चों तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक ना, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अब समाकलित वेग की गणना करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 3A अभिकारक है जो उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। 3A क्या है? अभिकारक है, यानी कि A जो है, अगर हम इसको 3 बार माने कि A 3 बार लिया गया है और रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहा है और सबकी सांद्रता स्मॉल a है, तो हम इसको लिखेंगे 3A और ये बनाएगा उत्पाद क्या? ठीक ना, कोई उत्पाद बनाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए बच्चों, A प्लस A ये तीनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यदि t=0 टाइम पे, ध्यान दें हम लोग, t=0 टाइम पे जो 3 ठो हम लोगों ने A पदार्थ लिया हुआ है, इनकी प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया कितना है? स्मॉल a, और प्रारंभिक सांद्रता अगर स्मॉल a है तो उत्पाद कितना बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। t=0 टाइम आपको ये बता रहा है कि अभी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रारंभिक सांद्रता हो गई स्मॉल a। ठीक ना, यदि t=t' टाइम पे अगर सभी में से x मान लेते हैं, x वैल्यू खर्च हो रहे हैं, तो कितना बचेगा? a-x, इसका भी बचेगा a-x, इसका भी बचेगा a-x, और मान लिया हमने उत्पाद कितना बन गया? 3x।
तो हम लोगों को समाकलित वेग जो अभिकारक आया हुआ है इसकी सांद्रता से निकालना है ना। देखिए हम लोग लिखेंगे अतः वेग के नियमानुसार क्या लिखेंगे बच्चों, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब अभिकारक हमारे पास a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स कितनी बार है, 3 बार, तो a माइनस एक्स का होल 3, या अभिक्रिया की कोटि भी 3 है, तो हमने बोला क्या, a माइनस एक्स का पावर कितना, -3। अब देखिए x वाली वैल्यू हम एक तरफ करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू k dt। अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इसकी लिमिट होगी 0 टू x 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यूब dx इज इक्वल टू के कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर हमने लिख लिया समाकलन dt, ठीक ना, dt का समाकलन करना है। जरा देखिए तो अगर हम इसको ऊपर करके लिखे a माइनस एक्स का पावर -3, a माइनस एक्स का पावर 3 है, ऊपर करेंगे तो -3 हो जाएगा ना, तो a माइनस एक्स का पावर -3 dx हो जाएगा, लिमिट 0 टू x है, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और समाकलन स्थिरांक हमने रख दिया क्या, c, ठीक ना। अब जरा देखिए समाकलन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, a के पावर अगर x है, ठीक ना, या x के पावर n है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं ना, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ठीक ना। तो उस फार्मूले से हम लोग देखेंगे a माइनस एक्स का पावर -3 प्लस 1 बटा में -3 प्लस 1, अगर माइनस में है तो हम लोग -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस एक्स का पावर -3 प्लस 1 है तो -2 बचेगा, और -3 में से 1 जाएगा तो -2 -1 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो टोटल वैल्यू आई a माइनस एक्स का पावर -2 अपॉन क्या, 2 kt प्लस c। अब देखिए इसको हम अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2, और इसको नीचे लेके आइए, a माइनस एक्स का पावर -2 है, नीचे लेके आएंगे तो a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू kt प्लस c। इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, समीकरण 1। अब यहाँ पे तुलना करना है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू क्या बनी थी, 0, तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे, 1 अपॉन 2 क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स के जगह पे कितना रख देंगे, 0 इज इक्वल टू k, t के जगह पे 0 हो गया प्लस c, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू c ना, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ गई 1 अपॉन 2 a स्क्वायर, ठीक है। अब इस c का मान हम लोग फिर से समीकरण 1 में रखेंगे ना, पुनः c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा रखिए तो समीकरण क्या है, 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो है, इज इक्वल टू ये क्या है, kt प्लस c के जगह पे हमने रख दिया 1 अपॉन 2 a स्क्वायर, ये जो मान निकला है, ठीक ना। अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर प्लस से इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, तो 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू kt, kt को हमने पहले लिख दिया, तो kt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। t को इधर कर दीजिए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 t 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर, ये होता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का व्यंजक, ठीक ना। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का व्यंजक हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आप इसको समझिएगा और इसको लिखिएगा। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो अगर आपको सीरियल वाइज पढ़ाई करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसको एक एक वीडियो को बारीक तरीके से देखिए और इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।